नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड पे हमने पहले भी बात की थी, एक पहला पार्ट कवर हो चुका है और बेसिकली हमने जाना था कि एटीट्यूड क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, एटीट्यूड में कौन कौन से तत्व समाहित हैं और उस पर हमने एक क्वेश्चन भी हल किया था। आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, जो फोर्थ पेपर है एथिक्स वाला, उसके दो हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है उसमें हम कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे एटीट्यूड हो गया या नैतिकता क्या होती है और कई सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, समझ के लिए पहला हिस्सा हमारे काम का होता है। और जो सेकेंड पार्ट होता है ना, उसमें केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं। और उसकी खास बात यह है कि जो आपने पहले पार्ट में सीखा है, जाना है, उसे कितना अप्लाई कर पाते हैं, इसकी जांच हम केस स्टडी के तहत करते हैं। मतलब एग्ज़ाम में केस स्टडी के तहत इसी की जांच होती है। तो आगे जब ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं इसमें, तब हम केस स्टडी पे बात करेंगे और इन्हें अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ केस स्टडी के बाद, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आए उतनी संभावना नहीं है, लेकिन हर साल एक प्रश्न ज़रूर आता है। हर साल मतलब हर साल एक प्रश्न केस स्टडी का ज़रूर आता है, जिसमें आपके एटीट्यूड की जांच होती है। इसलिए इसको दोनों तरह से आप तैयार करिए कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे, और प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट आ सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल एक बार मैं रिवाइज़ करा दूं आपको, जिन्होंने डायरेक्ट यहीं से देखना शुरू किया है। एटीट्यूड का सिंपल मतलब होता है, अभिवृत्ति का सीधा सा मतलब होता है कि आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह की धारणा आपने बनाई है। ये व्यक्ति अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, ये विचार बढ़िया है या बुरा है। सिंपल, इसको कहते हैं एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है, अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। पिछले पार्ट में भी हमने बात की थी, कुछ कारण ऐसे होते हैं, आनुवंशिक कारण होते हैं, और इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, इनको बदला नहीं जा सकता आसानी से। जैसे फॉर एग्जांपल, एक हम कहें कि आनुवंशिक तौर पर किसी व्यक्ति को किसी खास रंग से एलर्जी है, वो देखना ही नहीं चाहता उसे, या फिर कोई खाना उसे पसंद नहीं है, उसके मतलब खानदानी है, माँ बाप के जीन में ऐसी चीज़ें हैं कि वो उन्हें पसंद ही नहीं है। तो इस खाने के प्रति, इस रंग के प्रति जो एटीट्यूड बन चुका है, जो सोच बन चुकी है, वो अनुवांशिक है और ये बदलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन हमने पहले भी बात किया था, जो अनुवांशिक, जो अभिवृत्ति है, ये सीखी गई एक चीज़ है, एक सीखा गया गुण है। ठीक है, तो इसे मतलब कह सकते हैं कि 99% चीज़ें ऐसी हैं जो हम सीखते हैं, तो इसे आनुवंशिक कारक को किनारे रखते हैं। बस इतना जानिए कि कुछ हद तक इसका प्रभाव होता है हमारी सोच पर, और वो बड़ा कठिन होता है उसे बदलना। बाकी आगे देखते हैं कि किन चीज़ों से अभिवृत्ति का निर्माण प्रभावित होता है। देखिए, सामाजिक और व्यक्तिगत कारक, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आवश्यकता पूर्ति। आवश्यकताएं कई तरह की होती हैं, इमोशनल आवश्यकताएं होती हैं, भौतिक आवश्यकताएं। मान लीजिए किसी को भूख लगी है और आप उसे खाना खिला रहे हैं, तो आपके प्रति उसकी अभिवृत्ति कैसी होगी? अच्छी होगी। कोई व्यक्ति उदास है, दुखी है, आप उसका सहारा बन रहे हैं, आप उसे समझा रहे हैं, उसकी इमोशनल आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। इससे उस व्यक्ति की जो सोच है वो बदलेगी, उसकी अभिवृत्ति बदलेगी। आपके प्रति अगर उसने कुछ निगेटिव भी सोचा होगा, तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगा। तो एक कारक ये है कि किसी की आवश्यकता पूर्ति कितनी होती है। कभी कभी इसका उल्टा भी है, ऐसा है जैसे मान लीजिए मेरी आवश्यकता है कि मुझे भूख लगी है, ठीक है, और आसपास लोग हैं, खा रहे हैं, खाना जो है वैसे व्यर्थ बर्बाद हो रहा है, लेकिन मुझे कोई दे नहीं रहा। तो आसपास के लोगों के प्रति मेरी क्या धारणा बनेगी? क्योंकि मुझे ज़रूरत है खाने की और आसपास के लोग दे नहीं रहे हैं। और मान लेते हैं युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है और सरकार वो आवश्यकता पूरी नहीं कर रही है। अब युवाओं के मन में सरकार के प्रति किस तरह की अभिवृत्ति बनेगी? नकारात्मक बनेगी। तो आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इससे अभिवृत्ति का निर्माण प्रभावित होता है। इसके अलावा हमारे पास जो सूचनाएं हैं, किस तरह की सूचनाएं हमें दी जा रही हैं, इससे हमारी अभिवृत्ति प्रभावित होती है। जैसे आगे कई बार ये चीज़ आ सकती है, जैसे सूचना के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास मीडिया एक ज़रिया है, और मीडिया में कोई एक चीज़ गलत तरीके से बताई जाने लगी कि मान लेते हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है,
अब दुनिया ख़त्म होने वाली है ये सोच के कि इस तारीख को दुनिया ख़त्म होगी और बहुत बड़े बड़े लोग भी इस तरह की बातें करने लगें, तो उससे हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा। फिर हम किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगेंगे, हम ज़िंदगी को लेकर भयभीत हो जाएंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह से हमारा एटीट्यूड बदलने लगेगा। कह दिया जाए कि 4 साल के अंदर जो है दुनिया समाप्त हो जाएगी, देखिए पूरी दुनिया के लोगों की सोच बदल जाएगी। और इसके साइंटिफिक तर्क प्रस्तुत कर दिए जाएँ तो वैसे तो अफवाहें तो उड़ती रहती हैं। तो हमारे पास किस तरह की सूचना है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी समाज के बारे में, किसी धर्म के बारे में गलत सूचनाएं देकर धार्मिक संप्रदायों में कट्टरता बढ़ाई जाती है, एक दूसरे से लड़ाया जाता है। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें राजनीति में काफ़ी होती हैं, वो किसी भी धर्म को लेकर हो सकता है। और इसी तरह से हमारी अभिवृत्ति प्रभावित होती है सांस्कृतिक कारकों से। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह की हमारी मान्यता है, इन सारी चीज़ों से हमारी अभिवृत्ति बदलती है। जैसे साड़ी पहनना, धोती कुर्ता पहनना, ये हमारे अभिवृत्ति में इस तरह से कि हम इसे अच्छा मानते हैं, ठीक है, सकारात्मक अभिवृत्ति है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाएँ तो कपड़े अलग हैं, उन्हें कह दीजिए आप साड़ी पहनिए, धोती कुर्ता पहनिए, हो सकता है कि उनकी अभिवृत्ति इसे लेकर नकारात्मक हो या उदासीन हो, ठीक है। तो सांस्कृतिक कारक भी हमारी अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। एक और चीज़ है, इससे भी अभिवृत्ति का निर्माण होता है, बनता बिगड़ता है। हम किस तरह के व्यक्ति हैं पर्सनली, अंतर्मुखी हैं, बहिर्मुखी हैं, हम विनम्र हैं या फिर उखड़े मिजाज के हैं, इन सारी चीज़ों से। जैसे मान लेते हैं अंतर्मुखी एक व्यक्ति है, उसकी अभिवृत्ति कैसी होगी, समाज में घुलना मिलना चाहिए, दोस्तों से मिलना चाहिए, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं टूर पे चलते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के, पार्टी में जाना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के उस व्यक्ति में नकारात्मक अभिवृत्ति हो सकती है। उसके अंदर ये है कि चलो हम अकेले रहें, खुश हैं, मस्त हैं, हमें ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है, अंतर्मुखी व्यक्ति। बहिर्मुखी व्यक्ति है, उसे लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, बाहर घूमना ये ज़्यादा पसंद है। उसे कह दो कि आपको 1 महीने तक घर में रहना है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, आपको बस यहीं रहिए, सोइए, खाइए और जो मर्ज़ी करना है करिए। लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति अकेले रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अभिवृत्ति अकेलेपन को लेकर नकारात्मक है। इसी तरह हमारी विनम्रता, हमारा क्रोध, जिस तरह के मूड के व्यक्ति होते हैं उनकी अभिवृत्ति काफ़ी हद तक उससे प्रभावित होती है, बनती है। एक और चीज़ है समूह का प्रभाव। आप किस समूह में रहते हैं, आपका सर्किल कैसा है, आप किस तरह के दोस्तों के बीच में रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का हॉस्टल हो सकता है, लॉज हो सकता है, उनका व्यवहार एक ख़ास तरह का हो जाता है। अब ख़ास तरह में कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो अलग तरह का व्यवहार एक समूह में। सिंपल आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में आप हैं। आप लोगों के बात करने का स्तर अलग है, आप लोगों के सोचने समझने का नज़रिया अलग है, समाज को देखने का तरीका अलग है। और जो लोग सामान्य तौर पर तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही आम जिंदगी जी रहे हैं, उनकी सोच, उनके सोचने का स्तर, उनका व्यवहार और अलग अलग मुद्दों पर लेकर उनकी जो राय है वो बिल्कुल अलग है। तो हमारा समूह जैसा होता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारी अभिवृत्ति पर पड़ता है। इससे हमारी अभिवृत्ति, हमारा एटीट्यूड बनता है। समझ रहे हैं। एक और चीज़ है, आगे अभिवृत्ति के निर्माण में इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है, जिसको कहते हैं सोशल लर्निंग। इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक अधिगम क्या है। सोशल लर्निंग, समाज से भी हम चीज़ें सीखते हैं। कैसे कैसे सीखते हैं, जैसे एक होता है क्लासिकल अनुबंध, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बचपन में, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आपने देखा होगा कि माता पिता खास तरह से ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप ले लें तो माता गई मंदिर, छोटे बच्चों को भी साथ ले गई और वो हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना कर रही हैं, और बच्चा देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, तो वो भी हाथ जोड़ के, उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना शुरू कर रहा है। मम्मी से पूछता है कि ये क्या है, वो बताती हैं कि ऐसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम पूजा करना सीख जाते हैं, हम नमाज पढ़ना सीख जाते हैं, हम चर्च जाना सीख जाते हैं। समझ रहे हैं। ये क्लासिकल अनुबंध है। इसके अलावा एक होता है साधनात्मक अनुबंध। आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ आपके साथ क्या हो रहा है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, अरे भाई आप तो पढ़ने में बहुत मस्त आदमी है, बहुत बढ़िया है,
आप तो इस बार टॉप कर जाएंगे। ये जो प्रशंसा है, इससे हमारी जो सोच है, हमारी जो अभिवृत्ति है वो बदलती है। कोई हमें बार बार कह रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आप टॉप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हैं, तो जो कहने वाला है उसके प्रति भी हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति बनेगी, प्लस एग्ज़ाम को लेकर जो डर कहीं छुपा होगा ना वो निकल जाएगा और अच्छी अभिवृत्ति बनेगी। यार एग्ज़ाम हम नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा, ये सारी चीज़ें। और अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है, उससे भी आपकी अभिवृत्ति बनती है। ये साधन है, इनके तहत हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड बनता है। एक और चीज़ होती है सोशल लर्निंग में, जिसको कहते हैं प्रेक्षणात्मक अनुभव। ये प्रेक्षण है, ये प्रेक्षणात्मक मतलब प्रेक्षण करना। जैसे आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, स्पेशली जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चे हैं और माता पिता को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पिताजी थोड़े आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं और सुबह उठते हैं और ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, या फिर माता या पिता में से कोई संगीत का प्रेमी है, वो गाना बजाते हैं, जो भी है गाना गाते हैं और जो भी, तो या संगीत सुनते हैं, तो बच्चे में भी चीज़ें आने लगती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जिनके घर में उनके माता पिता संगीत को लेकर के अच्छी अभिवृत्ति के हैं, उनमें उनकी रुचि है, तो बच्चे भी सामान्य तौर पर संगीत को लेकर अच्छा सोचते हैं। गाने सुनना, गाना या उसी फील्ड में करियर बनाना उनके लिए एक सामान्य सी बात होती है। तो ये हम परीक्षण करके देखते हैं, देखते देखते सीख जाते हैं। और इसी तरह से एक है ट्रैफिक नियमों का पालन। बहुत सारे लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि बाकी लोग रुके हुए हैं ट्रैफिक पे। अगर सब लोग जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आप दूसरों को देखकर अपनी अभिवृत्ति बनाते हैं। इस तरह से अभिवृत्ति का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी चीज़ समझने के लायक है। अब देखिए, जो अभिवृत्ति बन गई है, जो हमारी सोच बन गई है, जो हमारा एटीट्यूड बन गया है, वो काम कैसे करता है, किस तरह से काम करता है। हमने तत्व की बात की थी। 3 तत्व होते हैं अभिवृत्ति में, एक संज्ञानात्मक, एक भावनात्मक और एक व्यवहारात्मक। व्यवहार यानी कि हमने कुछ जाना, हमने कुछ महसूस किया और हमने कुछ किया। ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स रहती हैं और इससे हमारी अभिवृत्ति बनती है। उसी के तहत कैटेगरी बना के हम इसके कार्यों को देख लेते हैं। जैसे संज्ञानात्मक कार्य क्या होता है? सामाजिक जगत को समझने में और उसका अर्थ निर्धारण करने में मदद करता है। अगर आपने अभिवृत्ति बना रखी है समाज के बारे में कोई भी, तो समझना आसान है। समझ रहे हैं? किसी भी समाज के बारे में कौन सी चीज़ें हो रही हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरह के रीति रिवाज है, कौन से नियम लोग पालन करते हैं, तो वो समझना आसान हो जाता है। उसका मतलब क्या है ये तय करना आसान हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके पास किसी चीज़ को लेकर के अभिवृत्ति अच्छी बनी। इसे मान लेते हैं कि महात्मा गांधी को लेकर आपके मन में अच्छी अभिवृत्ति है क्योंकि आपने उनके बारे में पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें आपने जानी हैं, उनके संबंधित फिल्में देखी हैं और चर्चाएं हुई हैं, डिबेट्स आपने सुनी हैं। और कल को कोई आके आपसे कहे कि महात्मा गांधी जो थे वो आज़ादी नहीं दिलाना चाहते थे, वो गलती से मिल गया, इस तरह की अगर बात हो तो आप इन सूचनाओं को छांट सकते हैं। अरे ये ऐसे ही मतलब भ्रम फैला रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, हमने पढ़ा है, जाना है। तो जो अभिवृत्ति है ना, वो अवांछित मतलब गैर जरूरी सूचनाओं को छांट देने में मदद करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं। या फिर मान लीजिए आप अपने पिता को जानते हैं बचपन से, और कोई आपके कहे कि आपके पिता तो ये है, वो तो शराबी हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वो ऐसे नहीं है, ये ऐसे ही हमको उकसा रहा है, तो आप उन सूचनाओं को इग्नोर कर सकते हैं, छांट सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ उनको, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक काम होता है। इसके अलावा निर्णय लेने में भी जो हमारी अभिवृत्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। कोई फैसला हम लेते हैं, अभिवृत्ति का बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए कि सांप, हम खड़े हैं और सामने से सांप आ रहा है और सांप के बारे में हमारी कोई अभिवृत्ति नहीं है, तो हम बैठ के देख रहे हैं, और कोबरा है जहरीला वाला, अब बैठ के देख रहे, अब सोच रहे हैं कि सांप हमारी तरफ आ रहा है, फन फैला रहा है, अब शायद ये काटेगा, उसके बाद से काट दिया, अभी मरें फिर दवाई कराएं। लेकिन अगर अभिवृत्ति बनी हुई है कि सांप जहरीला है, काटे तो मृत्यु हो सकती है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं, तुरंत भाग लेंगे, वहाँ से हट जाएंगे। तो अभिवृत्ति जो है संज्ञानात्मक रूप से हमें फैसले लेने में मदद करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक काम क्या है इसका?
देखिए, हम खुद को व्यक्त कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। अगर हमारे पास अभिवृत्ति, जैसे मान लेते हैं आप किसी से प्रेम करते हैं, उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो उसी के तहत आप अपने प्रेम को जाहिर कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी से प्रेम आप करते हैं, और वैसे तो प्रेम करने का मतलब ही है कि अभिवृत्ति बनी हुई है, तो एग्जाम्पल छोड़ते हैं। अगर ऐसा ना हो, मान लेते हैं अभिवृत्ति ना बनी हो, तो आप व्यक्त कैसे करेंगे? खुशी, दुख, गुस्सा, ये हम तभी व्यक्त कर पाते हैं जब हमारे अंदर उस तरह की भावनाएं होती हैं, और जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारे अभिवृत्ति से, हमारे एटीट्यूड से बहुत गहरे तरीके से जुड़ी होती हैं। तो खुद को व्यक्त करने में भी ये चीज़ें मदद करती हैं। इसके अलावा सामाजिक चिंताओं की अभिव्यक्ति होती है इससे। समाज में क्या चल रहा है, समाज में अगर हिंसा हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि सामाजिक एटीट्यूड किस तरह का बन रहा है। समाज में अगर समरसता है, सब लोग बड़े प्यार से रह रहे हैं, एक साथ सारे त्यौहार मना रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि हाँ, समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ओवरऑल सामाजिक चिंताओं को, सामाजिक ट्रेंड्स को समझने में ये अभिवृत्ति काम करता है। इसके अलावा आत्मसम्मान का बोध भी ये कराता है। कैसे? जैसे मान लीजिए, वो चाहे समाज हो चाहे खुद की नज़र में हो, मान लीजिए कि किसी काम को लेकर कहा गया कि ये बहुत अच्छा काम है, इसके प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति बना हो, जैसे अहिंसा, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, इसके बारे में लगभग हर किसी के मन में सकारात्मक अभिवृत्ति है। और जब आप वो काम कर रहे होते हैं तो आपको आत्मसम्मान की अनुभूति होती है, क्योंकि आपको लगता है खुद कि ये बहुत अच्छा काम है, प्लस समाज ने भी उसे मान्यता दे रखी है कि बहुत अच्छा काम है। तो आत्मसम्मान की जो है अभिव्यक्ति होती है। ये एक भावनात्मक काम है एटीट्यूड का। अब बात करते हैं क्रियात्मक कार्य का। वैसे तीनों जुड़ा हुआ, हमने बात किया था ना, तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। क्रियाओं का चयन करना आसान हो जाता है। वही सांप वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, आप समझ जाएंगे कि भागना है कि रुकना है कि क्या करना है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है और असहाय है, उसे रोड क्रॉस करना है, और आपके मन में अभिवृत्ति बनी हुई है कि हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हम करें क्या, आप उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो ये चीज़ें क्या करना है, ये आसान हो जाता है इसका चयन करना, क्योंकि यहाँ पर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों में लगभग संगति हो जाती है, तभी तो हम कोई काम करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें, हालांकि इसकी संरचना में हमने पहले पार्ट में और भी डिटेल में बातें की हैं, लेकिन सब इतना मीठा मीठा नहीं है, सब अच्छा अच्छा नहीं है एटीट्यूड के बारे में, इसमें कुछ गड़बड़ भी है, और उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। और जो केस स्टडी वाला जो पोर्शन है ना, उसमें इसकी जांच काफ़ी अच्छे से की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो हम बात करें कि नुकसान क्या हो सकता है। एक मिनट, हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि इससे नुकसान क्या हो सकता है। पहली चीज़ कि अभिवृत्ति से रूढ़िवादी को बढ़ावा मिलता है। अगर रूढ़ियाँ हैं और उनके प्रति हमने पहले से अपने विश्वास को बना रखा है, तो वो और चलती चली जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सोच बनी हुई है भारतीय समाज में, अभी भी है, और ये रूढ़ी है, एक अभिवृत्ति है। तो अभिवृत्तियाँ ये अगर बनी रहें तो ये रूढ़ी भी आगे चलती रहेगी। महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब अगर पति कमा रहा है तो महिलाएं घर में बैठें, घर संभालें, क्यों जॉब करने जाएंगी, इस तरह की सोच। ये जो रूढ़ियाँ हैं, अभिवृत्ति का एक रूप है, और अभिवृत्ति बनी रहेगी तो ये रूढ़ियाँ बढ़ती रहेंगी, आगे चलती रहेंगी। ये एक नुकसान है। आगे देखिए, और भी चीज़ें हैं। हमारा जो दृष्टिकोण है, जो देखने का जो तरीका है समाज को या किसी चीज़ को, किसी सोच के प्रति, वो तटस्थ नहीं रह पाएगा। अगर हमने पहले से मान रखा है कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में कोई भी फैसला करते समय हम तटस्थ नहीं रह पाएंगे। अगर किसी के मन में ये बात बिठा दी जाए कि हिंदू अच्छे नहीं हैं या मुसलमान अच्छे नहीं हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो वो व्यक्ति फैसला नहीं कर पाएगा ठीक से। अगर मान लेते अगर मुस्लिम है, उसके सामने कोई हिंदू व्यक्ति है और कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो मान जाएगा कि ये गलत आदमी है, या ऐसा इसका उल्टा कर दीजिए। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो तटस्थ नहीं हो पाता इस अभिवृत्ति के कारण। आगे क्या होता है, व्यक्तित्व में लचीलापन कम हो जाता है, व्यक्ति में नहीं, व्यक्तित्व में, और दोनों एक ही बात है। जैसे अगर हमने पहले से कुछ सोच रखा है
तो हम उसमें बदलाव नहीं करना चाहेंगे, लचीलापन नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, और दूसरा के कह रहा है तुम्हारे धर्म में तो ये भी है, ये तो गड़बड़ बात है। तो वो दुनिया भर के तर्क जुटाने की कोशिश करेगा कि वो नहीं है, अच्छा है, सही है, समझ रहे हैं। और इसी वजह से कितनी सारी दिक्कतें हुई हैं, चाहे जीसस को सूली पर लटका दिया गया हो, या फिर सिख धर्म में कितने गुरुओं को जो है कष्ट झेलने पड़े, हत्याएं कर दी गई, हिंदू धर्म में कैसे चीज़ें हुई, मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे लोगों को कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी बातें लोगों को पची नहीं, वो लचीलापन नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो अभिवृत्ति बना रखी थी, जो एटीट्यूड इनका बना हुआ था, ये तो उनके अलग बोल रहे थे। तो व्यक्ति में लचीलापन कम हो जाता है। और इन सारी चीज़ों से, जो अभी हमने ऊपर बात की रूढ़ी का भी, समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हर तरह से। तो इस पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब देखिए इससे प्रश्न क्या बनता है। अभी एक पार्ट और है इसमें। देखिए छोटे छोटे पार्ट में करने का फ़ायदा ये है कि हम एक वीडियो में उस हिस्से पर कवर करते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो एक खास तरह का जो कंसेप्ट है उस टॉपिक को लेकर, उस हिस्से को लेकर हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। और मेंस की तैयारी ऐसे ही होनी चाहिए। आप कम शब्दों में पढ़ें, लेकिन स्पष्ट तरीके से पढ़ें, समझ कर पढ़ें, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि इनको ऐसे जस का तस आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। इसके 2 प्रश्न हैं, दोनों को आपको लिखना है उत्तर, ठीक है। अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित समझाइए, ये आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि आपको लगता है कि अभिवृत्ति एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की आवश्यक बुराई है। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिए। आवश्यक बुराई का क्या मतलब है, यहाँ अलग अलग कर देते हैं। आवश्यक है मतलब अभिवृत्ति का होना व्यक्ति में ज़रूरी है, तो इसमें हम लिखेंगे कि हाँ इसके ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, आवश्यक तो है, लेकिन ये बुराई भी है, यानी कि इससे एक नुकसान है, समझ रहे हैं। तो इस आपने तर्क बताने हैं इसमें। तो फिलहाल इसमें इतना ही है, अगले पार्ट में मिलेंगे। नमस्कार।